जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे भारतीय मृदा सॉइल ऑफ इंडिया के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। भारत की मृदाएं यानी भारत की मिट्टियाँ। तो भारत एक कृषि प्रधान देश है जहाँ विभिन्न प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं। तो याद रखेंगे कि भारत एक कृषि प्रधान देश है और जहाँ पे विभिन्न प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं। हमारे देश में अलग अलग जगहों पे, अलग अलग स्थानों पे, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं। ठीक, तो विभिन्न प्रकार की हमारे देश में मिट्टियाँ पाई जाती है। ऐसा नहीं है कि किसी रीजन में बस एक ही मिट्टी है तो दूसरे में अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग इलाकों में क्या है, अलग अलग मिट्टियाँ पाई जाती है। इसी के बारे में हम लोग थोड़ा सा देखेंगे। तो बात करें मृदा, तो मृदा क्या है? जमीन पर दानेदार कणों वाली पतली परत मृदा कहलाती है। तो याद रखेंगे मिट्टी किसे कहते हैं कि ज़मीन पर जो दानेदार कण होते हैं, अब वो पत्थर हो सकते हैं, क्ले हो सकते हैं, बालू हो सकते हैं, इन सब कणों को मिला के क्या बनती है? मृदा बनती है। अगर बात करें यहाँ पे जो कण की बात की गई है, कणों की, तो याद रखेंगे कि इन कणों में क्या क्या आ सकते हैं, कण क्या क्या, पार्टिकल क्या क्या हो सकते हैं। तो क्ले हो सकता है, क्ले, ठीक। क्ले के बाद आपका गाद हो गया, गाद, बालू, इनसे मिल के क्या बनता है? फिर आपका बजरी हो गया, इनसे मिल के मृदा बनती है। तो यहीं पे बात कर रहा है कि ज़मीन पर दानेदार कणों वाली पतली परत मृदा कहलाती है। अब यह ध्यान रखेंगे कि मृदा का जो अध्ययन होता है उसे मृदा विज्ञान कहते हैं, पेडोलॉजी कहते हैं। पेडोलॉजी कहते हैं मृदा के अध्ययन को। बात करेंगे कि हमारे देश में पूरे भूमि को 8 भागों में बांटा गया अकॉर्डिंग टू किसके द्वारा? भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर एंड रिसर्च सेंटर के द्वारा क्या किया गया है? यह इसे 8 भागों में बांटा गया है। ठीक, तो याद रखेंगे यहाँ से एग्जाम डायरेक्टली पूछता है कि भारत में भूमि को कितने भागों में या मृदा को कितने भागों में बांटा गया? तो 8 भागों में बांटा गया है। अब देख लेते हैं भारत की प्रमुख मिट्टियाँ कौन कौन सी है। पहला है जलोढ़ मिट्टी, एलुवियल सॉइल। ठीक, तो यह एक अत्यंत उपजाऊ मृदा है। तो याद रखेंगे भारत में सबसे उपजाऊ मृदा क्या है, कौन सी है? जलोढ़ मृदा है और यह भारत के 40% क्षेत्रों पे पाई जाती है, जो मुख्यतः नदियों द्वारा लाई गई तलछट से बनती हैं। देखिए, जलोढ़ मृदा का विकास किससे होता है? ज़्यादातर जो पहाड़ों से जो उतरती हैं नदियाँ, वो जो अपने साथ क्ले, गाद, बालू सब लाती हैं, उससे इसका निर्माण होता है। ठीक, तो ध्यान रखेंगे। तो मुख्यतः नदियों द्वारा लाई गई तलछट से बनती हैं और यह मृदा भारत के बड़े हिस्से में पाई जाती है, विशेषकर गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदी के घाटियों में यह पाई जाती है। तो याद रख लेंगे किन घाटियों में पाई जाती है। यह अधिकतर उत्तर भारत से लेते हुए आप चले जाइए ब्रह्मपुत्र असम के क्षेत्रों तक, वहाँ तक ये जलोढ़ मृदा पाई जाती है। यहाँ पर हमने बताया 40% क्षेत्रों में, यानी भारत के 40% क्षेत्र में क्या जलोढ़ मृदा ही पाई जाती है और इसमें पोटास की बहुलता होती है। इस चीज़ को भी ध्यान रखेंगे। भारत की सबसे उपजाऊ मृदा है, इस पॉइंट को याद रख लीजिएगा क्योंकि एग्जाम में डायरेक्टली पूछता तो इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। यहाँ से क्वेश्चन पूछता कि भारत की सबसे उपजाऊ मृदा कौन सी है? तो जलोढ़ मृदा है। यह दोमट मिट्टी भी, इसे दोमट मिट्टी भी कहते हैं। ठीक, चलिए आगे देख लेते हैं। आगे इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी होती है। यहाँ पे एक शब्द आया ह्यूमस। ह्यूमस की बात करें तो ह्यूमस क्या होता है? तो ह्यूमस होता है मिट्टी में मिले कार्बनिक, यानी कि कार्बनिक पदार्थ होते हैं जो कि फसलों के लिए ज़्यादा आवश्यक होते हैं। तो ये क्या होते हैं? ह्यूमस क्या होता है? यह कार्बनिक पदार्थ होता है। ठीक, और ये किससे बने होते हैं? कंकड़, ये जैसे जीवाश्म पदार्थों से मिलकर बने होते हैं। ठीक, पेड़ पौधों के सड़ने गलने से कार्बनिक पदार्थ बनते हैं। या यह कह लीजिए कि मिट्टी की उर्वरता को दर्शाता है। सीधी सी बात ये से भी कह सकते हैं। और याद रखेंगे ह्यूमस की क्या है? भारत की मृदा में इसकी कमी है। ठीक, इसकी कमी है, ध्यान रखेंगे भारतीय मृदा में। और इसका कार्य क्या होता है? ह्यूमस क्यों जरूरी है? क्योंकि मिट्टी में नमी को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। यहाँ पे लिख लीजिए, नमी को बनाए रखने के लिए आवश्यक। ठीक, तो यह नमी बनाने के लिए, यानी यह नमी को रोकता है, पानी सोखने की क्षमता को बढ़ाता है मिट्टी में। तो ह्यूमस का कार्य ये होता है। तो याद रखेंगे ह्यूमस क्या होता है? कार्बनिक पदार्थ होते हैं, इसकी भारतीय मृदा में कमी होती है और यह इसका कार्य क्या होता है? नमी को बनाए रखने के लिए, मृदा में जो जल सोखने की क्षमता है उसको बनाए रखने के लिए। अब बात करेंगे जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मृदा दो प्रकार की होती है, एक बांगर होती है और दूसरी खादर होती है। बांगर की बात करें तो यह पुरानी जलोढ़ मृदा होती है और खादर जो होती है नई जलोढ़ मृदा होती है। वहीं पे बात करें खादर की तो यह जो नई जलोढ़ मृदा है यह नदी क्षेत्रों में पाई जाती है, नदी के आसपास के क्षेत्रों में पाई जाती है। और यह यहाँ से इधर देख लीजिए, इसकी उर्वरता अधिक होती है और इसकी उर्वरता क्या होती है? कम होती है। इस बात को भी ध्यान रखेंगे कि जो बांगर है इसकी उर्वरता कम होती है और खादर की उर्वरता ज़्यादा होती है, यानी यह मोर फर्टाइल होती है और यह लेस फर्टाइल होती है। अब आगे देख लेते हैं काली मृदा।
काली मृदा। अगली मिट्टी है काली। यह पहले यहाँ पे याद रखें, ध्यान रखेंगे, यह स्वतः जुताई वाली मिट्टी इसे कहा जाता है। तो याद रखेंगे काली मृदा एग्जाम में कई बार पूछ चुका है कि स्वतः जुताई वाली मिट्टी कौन सी है। 4 ऑप्शन दे देता है, तो उसमें काली मृदा सही होगा कि यह स्वतः जुताई वाली मिट्टी कही जाती है। इसका काला रंग किसके कारण होता है, तो टिटेनी फेरस मैग्नेटाइट के कारण इसका रंग कैसा होता है, काला होता है। और यह महाराष्ट्र में, गुजरात में, एमपी में, छत्तीसगढ़ में, इन इलाकों में यह पाया जाता है। अब इसके निर्माण की बात करें तो यह बेसाल्ट चट्टानों के टूटने फूटने से इसका निर्माण होता है, किसकी, काली मृदा की। इसमें आयरन की, चूना यानी कि कैल्शियम की, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम की बहुलता होती है, यानी इसकी कमी नहीं होती है, ज़्यादा होती है। और इसमें फास्फोरस की कमी होती है। कमी याद रख लीजिए बस कि इसमें कमी किसकी होती है, फास्फोरस, क्योंकि एग्जाम में पूछता है। इसका अन्य नाम रेगुर मिट्टी भी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि एग्जाम में पूछता है कि काली मिट्टी का। और देखिए काली मिट्टी को और एक नाम कहा जाता है कपासी मिट्टी, कपासी मिट्टी, ध्यान रखेंगे, इसे कपासी मिट्टी भी कहा जाता है। और कपास की खेती, इसमें कपास की खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती है काली मृदा। तो अन्य नाम याद रख लीजिएगा। इसमें प्रमुख फसल है कपास। कपास हमने बता दिया कि यह कपास के लिए उपयुक्त होता है और इसमें कपास की खेती सर्वोत्तम होती है। फिर गेहूँ, ज्वार, बाजरा, सोयाबीन आदि का उत्पादन इसमें अच्छा होता है। ठीक, कार्बनिक पदार्थ की इसमें अधिकता होती है, इसलिए इसमें खादों की, यानी कि जो भी यूरिया, डाई, डीएपी डाला जाता है उसका कम आवश्यकता होती है। ठीक, पानी सोखने की क्षमता अत्यधिक होती है इसमें, क्योंकि कार्बनिक पदार्थ जब ज़्यादा होंगे तो पानी सोखने की क्षमता और नमी बनाए रखने की क्षमता क्या होगी, ज़्यादा होगी, यानी नमी ज़्यादा देर तक रहती है। अभी हमने ऊपर ह्यूमस के बारे में बताया कि यह कार्बनिक पदार्थ होता है, और जब यह ज़्यादा होगा तो मिट्टी में नमी ज़्यादा दिनों तक बनी रहेगी और पानी ज़्यादा सोखेगी। ठीक, चलिए आगे देख लेते हैं। आगे है लेटराइड मिट्टी। इसका निर्माण सैलों के टूटने से होता है। इसमें लोहा यानी लौह अयस्क, पोटास और एल्युमिनियम की क्या होती है, बहुलता होती है। तो इस पॉइंट को भी याद रख लेंगे। इसमें कमी किसकी होती है, जैव पदार्थ, यानी कि ह्यूमस की कमी होती है। जैव पदार्थ का लीजिए, नाइट्रोजन, कैल्शियम, ह्यूमस, इसकी क्या होती है, कमी होती है। उच्च ताप व भारी वर्षा वाला क्षेत्रों में यह विकसित होते हैं। लेटराइट मिट्टी को याद रखिएगा जहाँ पे उच्च ताप, यानी कि जो टेम्परेचर है हाई हो और वर्षा जो हो वो भी क्या हो, ज़्यादा हो, वहाँ पे इस मिट्टी का विकास होता है। इसमें प्रमुख फसल देखिए, ये काजू की खेती के लिए सबसे उपयुक्त है, इलायची के लिए है, चाय के लिए सबसे ज़्यादा। इसमें काजू याद रख लीजिएगा क्योंकि एग्जाम में पूछता है, और इलायची को, ठीक, आदि की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होता है। और यह कहाँ मिलता है, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश और उड़ीसा में इसके क्षेत्र पाए जाते हैं, यानी यह लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है। इसका रंग लाल होता है। देखिए लाल मिट्टी यहाँ पे देखिए नीचे लाल मृदा भी हम लोग पढ़ेंगे, इसकी भी कलर क्या होता है, लाल होता है, लेकिन इसके कण क्या होते हैं, बड़े बड़े होते हैं, यानी जब ये दाने जो इसके होते हैं वो बड़े बड़े होते हैं। ठीक, अब देख लेते हैं लाल मृदा। इसका निर्माण रवेदार एवं कायांतरित शैलों के विघटन से होता है। तो याद रखेंगे इसका निर्माण कैसे होता है, जो रवेदार और कायांतरित शैल होते हैं उससे इसका निर्माण होता है। ठीक, यह लौह तत्व एवं सिलिका की बहुलता है। इसमें क्या होती है, लौह तत्व यानी कि जो आयरन ऑक्साइड होते हैं उसकी और सिलिका की बहुलता होती है। और इसकी प्रकृति कैसी होती है, अम्लीय होती है। इस बात को याद रख लेंगे। इसका डिसाइड कैसे होता है, अम्लीयता का और लवणीयता का, यानी कि यह क्षारीय है कि बेसिक है, तो इसका पीएच वैल्यू से इसका मान निर्धारण होता है। तो इस बात को भी ध्यान रखेंगे। इसकी प्रकृति कैसी होती है, अम्लीय होती है। इसमें कमी किसकी होती है, तो नाइट्रोजन की कमी होती है, फास्फोरस और ह्यूमस। ऐसे आप देखेंगे तो हमने पहले ही बताया कि भारत की जितनी भी मिट्टियाँ हैं उसमें सबसे कमी NPK, N, P और K, ठीक, नाइट्रोजन, फास्फोरस, ठीक, और पोटेशियम, इसकी क्या होती है, कमी पाई जाती है सभी मिट्टियों में। हमने शुरू में भी बताया था। तो जहाँ भी कमी दिखेगा आप कुछ नहीं मारेंगे तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, ह्यूमस, इसकी कमी हर जगह रखिएगा। ह्यूमस की थोड़ी सी अधिकता आपको काली मिट्टी में मिल जाएगी, फिर लेटेराइट मिट्टी में मिल जाती है थोड़ी सी, ठीक, लेकिन इसमें भी कम होती है, लेकिन काली मिट्टी में सबसे ज़्यादा होती है ह्यूमस की मात्रा। फिर इसमें प्रमुख फसल कौन कौन सी उगाई जाती है, तो मूंगफली के लिए सबसे सर्वाधिक है, कपास के लिए भी अच्छा है, गेहूँ के लिए भी, लाल मृदा में गेहूँ, दाल इसमें सर्वाधिक उत्पादित किया जाता है। फिर मोटे अनाज की भी खेती की जाती है लाल मृदा पर। यह कहाँ मिलता है, कर्नाटक में मिलता है, तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा मिलता है। इस बात को याद रख लीजिए, सर्वाधिक इंपॉर्टेंट में ये मार्क कर लीजिएगा कि तमिलनाडु में लाल मृदा सबसे ज़्यादा पाई जाती है। फिर आंध्र प्रदेश में भी इसकी बहुलता है। फिर MP के पूर्वी क्षेत्रों में थोड़ी सी लाल मृदा पाई जाती है। इसका रंग फेरिक ऑक्साइड, जो फेरिक ऑक्साइड है और यह एक प्रकार लौह अयस्क है, इसके कारण इसका रंग लाल होता है। देखिए लेटेराइट मृदा का भी कलर रेड होता है, लेकिन उसके कण क्या होते हैं, वो बड़े बड़े होते हैं, लेकिन लाल मृदा के कण महीन होते हैं। ठीक, इस बात को ध्यान रखेंगे। ऑप्शन में एक बार पूछा था एग्जाम में कि मृदा है उसका कलर लाल है लेकिन वो बड़े दाने वाली है, वो कौन सी मृदा है, तो बहुत लोगों ने उसमें ऑप्शन लाल मृदा थी बस रंग देख के मार दिया था, लेकिन लाल मृदा वहाँ पे ऑप्शन गलत हो गया था। इस चीज़ को भी थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा।
चलिए आगे देख लेते हैं शुष्क मृदा। शुष्क मृदा, ये इससे शुष्क मृदा के नाम से पता चला इसमें नमी की कमी होगी, ये आगे हम लोग देख लेंगे, जैसे बता दे रहे हैं। ठीक, देखिए इसकी संरचना के अनुसार, यानी इसको देखने में यह बलुई मिट्टी की तरह दिखती है, इस बात को ध्यान रखेंगे, संरचना के अनुसार यह बलुई मिट्टी है। क्या इसको देखने से क्या लगेगी यह कि बलुई मिट्टी है इसमें। ठीक, यह देखने से कैसी लगेगी, बलुई मिट्टी दिखाई देती है। इसमें नाइट्रोजन की मात्रा नहीं होती है, याद रखेंगे, इसमें नाइट्रोजन की मात्रा नहीं होती है। फास्फोरस सामान्य मात्रा में पाए जाते हैं, इसमें कमी नाइट्रोजन की, जब यहाँ पे मात्रा नहीं होती तो नाइट्रोजन की कमी तो ऐसे भी है, फास्फोरस हो गया। और ये मिलता कहाँ है, शुष्क जलवायु और उच्च तापमान वाले क्षेत्रों में मिलता है, और इसी के कारण शुष्क जलवायु और उच्च तापमान के कारण इसमें ह्यूमस नहीं होता है, ह्यूमस नहीं होता है। इस बात को भी ध्यान रखेंगे, क्यों, क्योंकि जब नमी नहीं मिलेगी, पानी नहीं मिलेगी तो ह्यूमस विकसित होगा नहीं, या यह कह लीजिए कि यह रेतीली भूमि हो सकती है और यह हवा के साथ ह्यूमस सबसे, मानिए कि यह भूमि का परत है, अगर यह परत है तो ह्यूमस सबसे ऊपरी क्षेत्रों में बहुत बारीक पतले परत में पाया जाता है, जो कि पानी के साथ, हवा के साथ यह उड़ के दूसरे जगह, दूसरे स्थानों पे स्थानांतरित हो जाता है। ये भी आप कह सकते हैं कि ह्यूमस सबसे ऊपरी परत होती है। ठीक, तो इसमें ह्यूमस नहीं पाया जाता, किसमें, शुष्क मृदा में। यह राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्रों में पाया जाता है। लोकेशन याद रख लीजिए, राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्रों में पाया जाता है, और भी जगहों में पाया जाता है, लेकिन मुख्यतः एग्जाम में राजस्थान से ही पूछता है, यह पश्चिमी क्षेत्रों में पाया जाता है राजस्थान के। फिर इसका रंग कैसा होता है, फेरिक ऑक्साइड या नीला ऑक्साइड के कारण इसका भी रंग क्या होता है, रेड होता है। ये भी ध्यान रख लीजिएगा थोड़ा सा, ऐसे इसमें रंग का ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनता है। पर्वतीय मृदा की बात करें तो इसका निर्माण पर्वतीय क्षेत्रों में प्राप्त होता है, यानी निर्माण पर्वतीय क्षेत्रों में होता है। इसको देख लीजिएगा। पोटास की बात, इसमें पोटास और फास्फोरस की प्रचुरता होती है, याद रखेंगे, इसमें पोटास और फास्फोरस की किसकी प्रचुरता होती है, और कमी किसकी होती है, नाइट्रोजन की। नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की इसमें क्या कमी होती है। और जो पर्वतीय मृदा होती है यह एक कठोर मृदा होती है, इस बात को भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इसमें प्रमुख फसल सेब, ये देखिए पर्वतीय है तो ये कि कहाँ पे मिलेगा, पहाड़ी क्षेत्रों में, पहाड़ी क्षेत्रों में यह मृदा पाई जाएगी, और पहाड़ी क्षेत्रों में टेम्परेचर कम होता है, और वहाँ पे प्रमुख फसल सेब, नाशपाती, आलू की खेती की जाती है। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है झूम खेती, याद रखेंगे, पर्वतीय मृदा पे झूम खेती की जाती है। झूम खेती में क्या होता है कि मान लीजिए कि वनों को काट के या पेड़ों को काट के यहाँ पे एक मिट्टी बनाई गई और इसमें खेती की जा रही है। जब तक इसकी उर्वरता है तब तक इसमें खेती की जा रही है, और जब उर्वरता इसमें कोई खत्म हो जाएगी तो इसमें अब खेती नहीं किया जाएगा, इसमें पेड़ पौधे लगा दिया जाएगा, ऐसे ही छोड़ दिया जाएगा, जिसके कारण इसमें जंगल, वनस्पति सब उग जाएंगे। ठीक, और फिर आगे इसके बगल में क्या किया जाएगा कि फिर से पेड़ काट के खेत बनाया जाएगा और खेती किया जाएगा। ठीक, और अब इसमें 5 साल किया गया, तब तक इसमें क्या होगा, पेड़ पौधे बन के फिर यह मिट्टी उपजाऊ हो जाती है, फिर इसमें क्या होता है, उर्वरता खत्म होती है, तो इसी तरह से इसका चक्र चलता रहता है, तो इसी को हम लोग झूम खेती कहते हैं। ठीक, झूम खेती में बस ये होता है। और पहाड़ी क्षेत्र है तो जाहिर सी बात है कि इसमें जैसे मान लीजिए ये पहाड़ है तो भूमि को सीढ़ीनुमा बनाया गया होगा, तो ये भी इसमें बात आती है झूम खेती में। ठीक, तो इस बात को याद रख लीजिए कि ऊपर वाले क्षेत्रों में किया जा रहा है, कुछ क्षेत्रों में, फिर नीचे वालों में, क्यों, क्योंकि पहाड़ की ऊंचाई होती है, तो याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा झूम खेती। ठीक, यहाँ पे झूम खेती की जाती है पर्वतीय मृदा पर। चलिए आगे है लवणीय मृदा, इसे ऊसर भूमि भी कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि इसे ऊसर भूमि भी कहा जाता है। इसमें नमक की मात्रा ज़्यादा होती है, जिसके कारण इसे लवणीय मृदा कहते हैं। इसमें नमक की मात्रा ज़्यादा हो जाती है, पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम का अनुपात उच्च होता है। ठीक, इस बात को याद रखेंगे कि इसमें किसका मात्रा ज़्यादा होता है, सोडियम। जब नमक है, नमक NaCl, तो जाहिर सी बात है कि इसमें सोडियम की मात्रा क्या होगी, ज़्यादा होगी, क्योंकि इसमें नमक का मात्रा ज़्यादा है। कमी नाइट्रोजन का और कैल्शियम की इसमें कमी होती है। और लवणता दूर करने के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि जब कोई मिट्टी लवणीय हो जाती है या ऊसर हो जाती है तो उस कमी को दूर करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। ठीक, इस बात का याद रखेंगे। और यह जो जिप्सम, जो लवणीय मृदा है, यह यूपी के क्षेत्रों में ज़्यादा पाया जाता है, फिर कुछ MP में पाया जाता है, फिर बिहार में पाया जाता है, तो ध्यान रखेंगे। पिटमय मृदा, अगली मृदा है पिटमय मृदा। इसे दलदलीय या जैविक भूमियाँ भी कहते हैं, और यह दलदली मृदा। और दलदल कहाँ पे होगा, जहाँ पे पानी की मात्रा ज़्यादा हो या वर्षा ज़्यादा हो। तो याद रख लेंगे, अगला पॉइंट याद करने के लिए आसानी रहेगा कि भारी वर्षा और उच्च आर्द्रता यहाँ पे ध्यान रखेंगे वाले क्षेत्रों में प्राप्त होती है। ठीक, तो जो पिटमय मृदा है वो कहाँ पे प्राप्त होती है, भारी वर्षा जहाँ पे होता है या उच्च आर्द्रता हो, वहाँ पे पिटमय मृदा पाई जाती है, और इसे दलदलीय या जैविक भूमि भी कहा जाता है। उपनाम इसका जरूर, या अन्य नाम, अदर नेम जरूर याद रखेंगे कि कौन सी मिट्टी को किस नाम से बुलाया जाता है। इसमें जैव पदार्थों की मात्रा 40 से 50% होती है, और यह
तटीय क्षेत्रों में पाया जाता है, जैसे वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल के तटीय क्षेत्रों में, उड़ीसा हो गया, तमिलनाडु हो गया, उत्तराखंड हो गया, यहाँ पे यह पाई जाती है। इसका रंग गाढ़े काले रंग की यह मिट्टी होती है। ठीक, याद रखेंगे। देखिए यहाँ पे गाढ़े काले रंग की मृदा और काली मृदा भी काली होती है, लेकिन यह गाढ़े काले की होती है, जैसे यह क्ले टाइप की मिलती है। ठीक, यह क्ले टाइप की मृदा मिलती है, इस बात को भी ध्यान रखेंगे, गाद टाइप की। ठीक, मरुस्थलीय मृदा की बात करें तो इसमें लवण और फास्फोरस की प्रचुरता होती है और इसमें मोटे अनाज हो गया, बाजरा हो गया, ज्वार हो गया, सरसों आदि का कृषि किया जाता है। मेनली मोटे अनाज का ही इसमें खेती किया जाता है मरुस्थलीय मृदा में। अब सारी मृदा हमने देख लिया, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं जो कि मृदा और कृषि से है। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान काजरी कहाँ पे? जोधपुर राजस्थान में है, जिसकी स्थापना 1559 में 1959 में की जाती है। सॉरी 1959 में इसकी स्थापना की जाती है। तो काजरी का कहाँ पे है? इसका हेडक्वार्टर का लीजिए कहाँ पे स्थित है? तो जोधपुर राजस्थान में स्थित है। तो केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान यानी जो शुष्क भूमि होती है या जो रेतीली भूमि हो गई उसके जो शोध करने के लिए जो संस्थान बना हुआ है वह काजरी है, जो जिसका हेडक्वार्टर का लीजिए कहाँ पे स्थित है? जोधपुर में, राजस्थान में, और इसकी स्थापना 1959 में होता है। भारतीय मिट्टियों में सामान्यतः कमी किसकी पाई जाती है? नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास। हमने बताया पहले NPK की कमी पाई जाती है। ठीक, अम्लीय मृदा जो अम्लीय मृदा होती है चाय बागानों के लिए उपयुक्त होती है। तो इस बात को भी ध्यान रख लीजिए कि जो अम्लीय मृदा होती है चाय बागानों के लिए उपयुक्त होती है, या यह कह लीजिए कि किस प्रकार की मृदा में चाय के बागान ज़्यादा पाए जाते हैं? तो अम्लीय मृदा में इसकी खेती ज़्यादा होती है या अच्छा उत्पादन होता है। फिर केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड का गठन कब किया गया? तो 1953 में किया गया। इसका गठन किया गया किसका? केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड। ठीक, तो ये थे कृषि से मृदा से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स, जानकारियाँ। यहाँ से लगभग में आपके 80% एग्जाम के क्वेश्चंस बन जाएंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और भी लोगों को शेयर करिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।